हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसएलपी। बच्चों, पिछले सेशन में हमने चैप्टर 1 नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट को शुरू कर दिया था। पिछले सेशन में हमने कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कशन किया था, डेफिनेशन के बारे में डिस्कशन किया था, फीचर्स के बारे में डिस्कशन किया था और ऑब्जेक्टिव्स के बारे में डिस्कशन किया था। आज थोड़े और कॉन्सेप्ट के बारे में समझते हैं, जैसे कि हम इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट देखेंगे, नेचर ऑफ मैनेजमेंट देखेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट देखेंगे। तो चलिए कॉपी पेन निकालिए, आज का सेशन शुरू करते हैं। तो बच्चों, आज के सेशन में पहला टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। पिछले सेशन में हमने मैनेजमेंट क्या है उसका कॉन्सेप्ट के बारे में समझ लिया था और ऑब्जेक्टिव्स के बारे में भी बातें कर ली थी। आज के सेशन को शुरू करते हैं इंपॉर्टेंस, मतलब जब मैनेजमेंट हम करते हैं, इन द एब्सेंस ऑफ मैनेजमेंट हम क्या खो देंगे। इंपॉर्टेंस का क्या मतलब होता है? इंपॉर्टेंस का मतलब होता है कि अगर मैनेजमेंट नहीं है, अगर मैनेजमेंट एग्जिस्ट नहीं करता हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, तो हम क्या खो देंगे। तो इसलिए ये जितने सारे पॉइंट्स मैंने लिखे हैं बोर्ड में, वो सारे के सारे पॉइंट्स हमको ये समझने में हेल्प करेंगे कि अगर मैनेजमेंट नहीं होता तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन का क्या हालत होता। तो इसलिए इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट से शुरू करते हैं। क्या है इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, क्या काम करता है मैनेजमेंट हमारे ऑर्गेनाइजेशन में। पहला काम देखते हैं, पॉइंट नंबर 1 बच्चों, हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स। पिछले सेशन को अगर आप याद करो, पिछले सेशन का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। पिछले सेशन में मैंने बोला था मैनेजमेंट एक स्मॉल स्मॉल स्टेप्स होता है एक बिगर गोल को अचीव करने के लिए। बिगर गोल मतलब ऑर्गेनाइजेशन का गोल। तो इसीलिए बड़े बड़े गोल, ग्रुप के गोल, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन, आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो एक ग्रुप है, एक आपके सारे एम्प्लॉइज एक ग्रुप है, आपके एक टीम है आप, तो वो टीम का एक बड़ा गोल होता है, ऑर्गेनाइजेशन का एक बड़ा गोल होता है। तो उस गोल को अचीव करने के लिए, ग्रुप गोल को अचीव करने के लिए मैनेजमेंट आपका हेल्प करता है। दूसरा पॉइंट है बच्चों, इंक्रीजेस एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का मतलब भी पिछले सेशन में हमने डिस्कस किया था। एफिशिएंसी का मतलब होता है वेस्टेज को कम करना। एफिशिएंसी का मतलब होता है वेस्टेज को कम करना एंड प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होना। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज से ज्यादा लेवल का आउटपुट निकले, वेस्टेज बहुत ही कम हो। तो इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट का दूसरा पॉइंट ये बनता है कि वो ग्रुप गोल को अचीव करने में हेल्प करता है बाय इंक्रीजिंग एफिशिएंसी, मतलब वेस्टेज कम करेगा और ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज करेगा, जिससे कि हायर लेवल ऑफ आउटपुट निकल के आएगा। तीसरा पॉइंट, इट क्रिएट्स अ डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन। व्हाट इज डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन? डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन मतलब एवर चेंजिंग सिचुएशंस को डील कर पाए, मार्केट के चेंजेस को डील कर पाए, बिजनेस के एनवायरनमेंट में जो चेंजेस होते हैं उसको डील कर पाए। इट क्रिएट्स अ डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन। कोई भी सिचुएशन हो, मार्केट का कोई भी सिचुएशन हो, इंटरनल कोई भी सिचुएशन हो, एक्सटर्नल कोई भी सिचुएशन हो, सारे के सारे सिचुएशन में बिजनेस अपने आप को स्टेबल रख पाएगा, मैनेजमेंट अपने आप को स्टेबल रख पाएगा। इसीलिए मैनेजमेंट हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशन को टू क्रिएट ए डायनामिक एटमॉस्फेयर, सो दैट कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी सिचुएशन चेंज हो, कोई भी एनवायरनमेंट चेंज हो, business can withstand the process and the irregularities। आई होप बच्चों आपको समझ में आ रहा है। चौथा पॉइंट आता है, इट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव। पर्सनल ऑब्जेक्टिव मतलब एम्प्लॉई का पर्सनल ऑब्जेक्टिव होता है, एम्प्लॉयर का पर्सनल ऑब्जेक्टिव होता है। एम्प्लॉई का ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए भी हेल्प करता है मैनेजमेंट, एम्प्लॉयर का पर्सनल ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए भी हेल्प करता है मैनेजमेंट। सो मैनेजमेंट इज ए टू वे थिंग। एम्प्लॉई का भी पर्सनल गोल अचीव हो जाता है अगर मैनेजमेंट सही से होता है, एम्प्लॉयर का भी अगर मैनेजमेंट ठीक होता है तो पर्सनल गोल्स अचीव हो जाता है। लास्ट पॉइंट, इट हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। सोसाइटल नॉर्म्स, सोशल ऑब्जेक्टिव, बिजनेस का सोशल ऑब्जेक्टिव वो भी फुलफिल हो जाता है मैनेजमेंट के द्वारा। सो दीज वर ऑल द पॉइंट्स इंक्लूडिंग एंड आइडेंटिफाइंग द इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इंपॉर्टेंस के। पहला हेडिंग है हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स, ग्रुप गोल्स को अचीव करने के लिए हेल्प करता है। दूसरा, एफिशिएंसी बढ़ाने में हेल्प करता है, वेस्टेज कम करता है, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स करता है। तीसरा पॉइंट, इट क्रिएट्स अ डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन। एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करता है जहां पे कोई भी सिचुएशन हो, कोई भी फ्लॉ हो, उसको ऑर्गेनाइजेशन संभाल पाए। चौथा पॉइंट, इट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव। एम्प्लॉयर, एम्प्लॉई सबके पर्सनल ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने में हेल्प करता है मैनेजमेंट। पांचवा पॉइंट, इट हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। सोसाइटल ऑब्जेक्टिव्स को, ऑर्गेनाइजेशन को फुलफिल करने के लिए हेल्प करता है मैनेजमेंट। ये थे 5 पॉइंट अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। चलिए थोड़ा आगे लेके चलते हैं पढ़ाई को, थोड़ा और देखते हैं डीप में मैनेजमेंट क्या होता है। नेचर ऑफ मैनेजमेंट। नेचर मतलब क्या उसके कैरेक्टरिस्टिक्स है, कैसे वो रिप्रेजेंटेड है, कहां से वो अपने रूट्स को लेके आता है। तो
तो बच्चों इसमें 3 सब पॉइंट्स है और बहुत इंपॉर्टेंट सब पॉइंट्स है। पहला, मैनेजमेंट एज अ साइंस। मैनेजमेंट एज अ साइंस कहां, साइंस से क्या लेके आता है? साइंस एक पढ़ाई है, लॉजिकल थिंकिंग है, ऑब्जर्वेशन है। साइंस एक लॉजिकल थिंकिंग और ऑब्जर्वेशन है, वहां से मैनेजमेंट क्या क्या चीजें लेके आता है। और फिर आता है मैनेजमेंट एज एन आर्ट। आर्ट मतलब क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी तो यहाँ पे पब्लिक ओपिनियन एंड पब्लिक सिंपैथी एंड पब्लिक डोमेन में क्या क्रिएटिविटी आता है, क्या बिल्डिंग ब्लॉक्स होता है, जो मैनेजमेंट आर्ट से लेके आता है। ऑन द अदर हैंड, मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। प्रोफेशन मतलब कोई काम, किसी प्रोफेशनल कोर्स, कोई प्रोफेशनल काम जिसमें सिस्टमेटिक वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज होगा। किसी भी काम को करने के लिए, कोई भी प्रोफेशन को करने के लिए, हमने 11th क्लास में पढ़ा था, तो हमको सिस्टमेटिक और वेल ट्रेन्ड होना पड़ेगा। तो इसीलिए प्रोफेशनल बेसिस में मैनेजमेंट क्या सीख लेके आता है, प्रोफेशनल फील्ड से मैनेजमेंट क्या चीजें लेके आता है। तो चलिए शुरू करते हैं टॉपिक को। पहला टॉपिक है मैनेजमेंट एज अ साइंस। साइंस मतलब प्री रिक्विजिट नॉलेजेबल थिंकिंग विद आइडियोलॉजीज ऑफ इफेक्टिव थॉट प्रोसेस, उसको साइंस बोला जाता है। सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज होता है, साइंस में सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज होता है। रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, उन रूल्स एंड रेगुलेशंस को सिस्टमेटिकली फॉर्मूलाज में फॉर्मुलेट किया जाता है और उन फॉर्मूलाज से हम आगे चल के अपने एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। तो इसीलिए सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, मैनेजमेंट भी उसी तरीके से काम करता है। मैनेजमेंट का भी सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज होता है, जहां पे मैनेजमेंट जो मैनेजर्स करते हैं उनके पास भी नॉलेज होता है, जो आइडियोलॉजी होता है, जिसके वजह से पूरे ऑर्गेनाइजेशन को वो एक टीम की तरह एक साथ काम करवा पाते हैं। इसीलिए सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज इज प्रेजेंट इन मैनेजमेंट। साइंस के 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में से पहला पॉइंट है सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, रूल्स एंड रेगुलेशन, टेक्निकलिटीज जो मैनेजमेंट में भी प्रेजेंट होती है। सो इसलिए सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज इज प्रेजेंट इन मैनेजमेंट। दूसरा पॉइंट, प्रिंसिपल्स आर बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन। प्रिंसिपल, साइंस में जो भी लॉजिक्स, जो भी थियरम्स, जो भी रूल्स बनाए जाते हैं उनको एक्सपेरिमेंटेशन एंड ऑब्जर्वेशन के हेल्प से, एक्सपेरिमेंटेशन एंड ऑब्जर्वेशन की हेल्प से एस्टेब्लिश किया जाता है, प्रूव किया जाता है। इसीलिए प्रिंसिपल आर बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट। ये तो साइंस का पॉइंट हुआ। अब मैनेजमेंट के लुक आउट से देखते हैं, मैनेजमेंट के पर्सपेक्टिव से देखते हैं, क्या मैनेजमेंट भी वही होता है? मैनेजमेंट में भी सिस्टमैटिक मतलब प्रिंसिपल एक्सपेरिमेंटेशन से आता है। हाँ, आता तो है, लेकिन इट इज नॉट प्रेडिक्टेबल। क्यों? क्योंकि मैनेजमेंट इज लार्जली बेस्ड ऑन ह्यूमन बिहेवियर एंड टेंडेंसी। मैनेजमेंट ह्यूमन बिहेवियर को लेके बनाया जाता है, लोगों को मैनेज किया जाता है जिससे कि गोल अचीव हो। तो ह्यूमन बिहेवियर हमेशा प्रेडिक्टेबल नहीं होता, इट इज अनप्रेडिक्टेबल, इट कैन समटाइम्स बी अनप्रेडिक्टेबल। सो देयरफॉर मैनेजमेंट का प्रिंसिपल एक्सपेरिमेंटेशन के ऊपर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। जब ह्यूमन बिहेवियर को प्रेडिक्टेबल बना देते हैं हम, तब ये पार्शियली प्रेजेंट होता है, जब नहीं बना पाते इट इज नॉट प्रेजेंट। सो देयरफॉर दिस पॉइंट ऑफ साइंस, प्रिंसिपल्स आर बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट, आर पार्शियली प्रेजेंट इन मैनेजमेंट, समटाइम्स इट इज आल्सो नॉट प्रेजेंट इन मैनेजमेंट। फिर आता है थर्ड पॉइंट, यूनिवर्सल वैलिडिटी। थर्ड पॉइंट आता है यूनिवर्सल वैलिडिटी। यूनिवर्सल वैलिडिटी मतलब साइंस में अगर कोई थ्योरम बनाते हैं, कोई रूल बनाते हैं, तो वो यूनिवर्सली हर जगह पे वैलिड होता है। यूनिवर्सली अगर एक जगह पे प्रूफ हो गया मतलब इट विल बी प्रूव्ड फॉर एवरीबॉडी। बट मैनेजमेंट कैन नॉट बी लाइक दैट। मैनेजमेंट कैन नॉट बी लाइक दैट बिकॉज मैनेजमेंट डील्स विथ ह्यूमन टेंडेंसीज एंड बिहेवियर्स। तो हर जगह पे बिहेवियर, अपब्रिंगिंग, थॉट प्रोसेस अलग होता है। अब इंडिया में जो थॉट प्रोसेस है, जो अपब्रिंगिंग है, वो यूएस के इंसान में डिफरेंट होगा। हमारे पास हमारा आइडियोलॉजी, हमारा थिंकिंग, हमारा थॉट प्रोसेस, हमारा अपब्रिंगिंग जैसा होता है, यूएस में वैसा नहीं होता। तो इसीलिए यूनिवर्सल वैलिडिटी तो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ह्यूमन नेचर्स आर डिफरेंट एवरीवेयर अराउंड द ग्लोब। सो देयरफॉर जब ह्यूमन नेचर चेंज होता है तो उसके साथ एप्लीकेशन ऑफ मैनेजमेंट भी चेंज होता है। एक पर्टिकुलर फॉर्मूला, एक पर्टिकुलर प्रोसेस में हर जगह अप्लाई नहीं कर सकता। आई हैव टू चेंज इट टू कोप अप विद द डायनामिक प्रेजेंटेशन और डायनामिक सिचुएशंस ऑफ द business environment. So therefore universal validity of this point of science is not present in management. 3 पॉइंट मैंने बताए, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज जो प्रेजेंट है, प्रिंसिपल्स आर बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन, पार्शियली प्रेजेंट है, पार्शियली प्रेजेंट नहीं है, यूनिवर्सल वैलिडिटी इट इज नॉट प्रेजेंट। आई होप बच्चों मैनेजमेंट एज अ साइंस आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं, मैनेजमेंट एज एन आर्ट। आर्ट मतलब क्रिएटिविटी, आर्ट मतलब थॉट प्रोसेस, कुछ नया, इमेजिनेशन,
उस चीज को, उस सेक्टर को आर्ट बोलते हैं। तो उसमें जितने सारे पॉइंट है, देखते हैं कि कौन से पॉइंट मैनेजमेंट में प्रेजेंट है, कौन से पॉइंट मैनेजमेंट में प्रेजेंट नहीं है। पहला पॉइंट है सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। ऑब्वियसली सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, कोई भी क्रिएटिविटी, कोई भी सिचुएशन, म्यूजिक देख लो, ड्राइंग देख लो, कोई भी चीज देख लो जिसमें क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन लगता है, उसमें बेसिक्स तो सीखना पड़ेगा ना, सिस्टमैटिक तो बनाना पड़ेगा ना। जो गाना सीख रहा है, सिंगिंग सीख रहा है, उसको तो सुर ताल सीखना पड़ेगा, बेसिक चीजें सीखनी पड़ेगी, उसके बाद वो अपना क्रिएटिविटी लगा सकता है, उसके बाद वो अपना आइडियोलॉजी लगा सकता है, इमेजिनेशन को ग्रो कर सकता है। तो इसलिए सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, ये वाला पॉइंट आर्ट का प्रेजेंट है मैनेजमेंट में। क्यों प्रेजेंट है? क्योंकि मैनेजमेंट में भी सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है। धीरे धीरे अलग अलग डायनामिक सिचुएशन में चेंज तो होता है, लेकिन बेसिक चीजें स्ट्रांग है। वही बेसिक चीजें हम हमेशा यूज करते हैं मैनेजमेंट में, वो छोटा ऑर्गेनाइजेशन हो चाहे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, सिस्टमैटिक आइडियोलॉजी हमेशा सेम रहता है। इसीलिए दिस पॉइंट इज प्रेजेंट इन मैनेजमेंट। सेकेंड पॉइंट, पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। व्हाट इज पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन? पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन मतलब, अब इमेजिन करिए आपने एक फोन खरीदा है। अब फोन की यूटिलिटी बहुत हो सकती है। कोई इंसान फोन कैमरे के लिए खरीदता है, अच्छा फोटो आ जाए। कोई इंसान अपने काम के लिए फोन खरीदता है, सिर्फ टेक्स्ट मैसेजेस या फिर कॉल, उस सब चीजों के लिए। कोई सोशल मीडिया के लिए खरीदता है। जैसे मैं फोन से वीडियोस बनाता हूं, तो मैं यूट्यूब के लिए मैंने फोन खरीदा है। तो देयर आर डिफरेंट आइडियोलॉजीज, लेकिन वो जिस चीज को, जिस यूटिलाइजेशन को, जिस कमोडिटी को मैं यूज कर रहा हूं, उसका यूटिलाइजेशन मेरे ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन वो चीज हर इंसान के लिए अवेलेबल है। इन द सेम वे पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन, मैनेजमेंट को आप कैसे यूज करोगे वो आप पे डिपेंड करता है। आपके ऑर्गेनाइजेशन पे आप मैनेजमेंट को कैसे यूज करोगे, इट कंप्लीटली डिपेंड्स अपॉन यू। लेकिन वो चीज, वो मैनेजमेंट, इट इज एप्लीकेबल फॉर एवरीबडी, अवेलेबल फॉर एवरीबडी। सो देयरफॉर पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन इट इज प्रेजेंट इन मैनेजमेंट। अपने हिसाब से मैनेजमेंट को तोड़ मरोड़ के तुम अपने हिसाब से अपने ऑर्गेनाइजेशन को आगे या पीछे कर सकते हो। वो रूल्स को तुम किसी रूल्स को बहुत ज्यादा अहमियत दे सकते हो, किसी रूल्स को थोड़ा कम अहमियत दे सकते हो। इसी को बोलते हैं पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। अपने हिसाब से अप्लाई करना, अपने हिसाब से यूज करना, पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। थर्ड पॉइंट, बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। ऑब्वियसली प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी, मैनेजमेंट कोई ऐसा चीज नहीं है जो एक दिन में आप सीख जाओगे। मैं सो के उठ जाऊंगा, कल एक ब्यूटीफुल मैनेजर, इफेक्टिव मैनेजर बन जाऊंगा, ऐसा नहीं हो सकता। इट नीड्स अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस, इट नीड्स अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस बेस्ड ऑन क्रिएटिविटी एंड इमेजिनेशन। कोई भी चीज, मैं किसी भी आर्ट फॉर्म को सीखूं, कोई भी आर्ट फॉर्म को सीखूं, उसके लिए मुझे लॉट ऑफ क्रिएटिविटी एंड लॉट ऑफ प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी। तो मैनेजमेंट इज ऑल्सो लाइक दैट। मैनेजमेंट में भी आपको बहुत सारे क्रिएटिविटी और बहुत सारे प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी। सो देयरफॉर मैनेजमेंट इज बेस्ड ऑन क्रिएटिविटी एंड प्रैक्टिस। दिस पॉइंट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन मैनेजमेंट। सो आर्ट के 3 पॉइंट, मैनेजमेंट एज एन आर्ट के तीनों पॉइंट मैनेजमेंट में प्रेजेंट है। आई होप बच्चों आपको समझ में आया। आगे चलते हैं नेक्स्ट में, मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन, प्रोफेशन मतलब कोई भी प्रोफेशन में काम करने के लिए हमको सिस्टमेटिक पढ़ाई करनी पड़ेगी उसकी। चाहे आप सीए बनो, सीएस बनो, कोई भी काम करो, उसके लिए आपको प्रोफेशनल डिग्री की जरूरत होती है। उस प्रोफेशनल डिग्री को अचीव करने के बाद ही आप उस प्रोफेशन में काम कर सकते हो। तो देखते हैं उसके कितने, प्रोफेशन के कितने सारे पॉइंट हैं जो मैनेजमेंट में प्रेजेंट है या नहीं है। पहला पॉइंट, वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। व्हाट इज वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज? सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज जो है, वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज वही है। सिस्टमैटिकली हमने रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हैं, जिन रूल्स एंड रेगुलेशंस को हम हर जगह यूज करेंगे, जितना चाहे बेसिक हो, जितना चाहे बेसिक ना हो। सो देयरफॉर वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज इज प्रेजेंट इन मैनेजमेंट। प्रोफेशन का पहला पॉइंट मैनेजमेंट में प्रेजेंट है। दूसरा पॉइंट, रेस्ट्रिक्टेड एंट्री। रेस्ट्रिक्टेड एंट्री मतलब अभी प्रोफेशन में जैसे डॉक्टर हो गया या चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गए, कोई नहीं बन सकता। कोई ऐसे सो के उठने के बाद नहीं बोल सकता कि मैं डॉक्टर हो गया, कोई ऐसे नहीं बोल सकता कि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गया। उसके लिए आपको स्पेशलाइज्ड पढ़ाई करनी पड़ेगी, प्रोफेशनल पढ़ाई करनी पड़ेगी, फिर यू विल बी रिवॉर्डेड एज अ द प्रोफेशन दैट यू आर अ डॉक्टर और यू आर अ सीए। सो देयरफॉर इसमें रेस्ट्रिक्टेड एंट्री हो जाता है। नॉट एवरीवन कैन कम, but some people who completes a certain course or certain degree of training, they can only join. So therefore ये पॉइंट प्रेजेंट नहीं है मैनेजमेंट में। क्यों प्रेजेंट नहीं है? क्योंकि मैनेजमेंट में रेस्ट्रिक्टेड एंट्री नहीं है।
कोई भी ऑर्गेनाइजेशन छोटा हो या बड़ा हो मैनेजमेंट करता है। कोई छोटा बिजनेस है, कोई चाय वाला है, वो भी मैनेज करता है अपने काम को, अपने टाइम को। कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, वो भी अपने टाइम को मैनेज करता है, अपने काम को मैनेज करता है। सो देयरफॉर नो रेस्ट्रिक्टेड एंट्री हियर, नो पॉइंट ऑफ रेस्ट्रिक्शन हियर। ये सीखने के बाद ही मैनेजमेंट कर पाओगे ऐसा कहीं नहीं लिखा है। सो देयरफॉर दिस पॉइंट इज नॉट प्रेजेंट इन, दिस पॉइंट ऑफ प्रोफेशन इज नॉट प्रेजेंट इन मैनेजमेंट। तीसरा पॉइंट देखते हैं, प्रेजेंस ऑफ प्रोफेशनल एसोसिएशन। बच्चों जितने सारे प्रोफेशंस हैं, जितने सारे का उनका सबका एक एसोसिएशन होता है। डॉक्टर्स का एक एसोसिएशन है, बैंकर्स का एक एसोसिएशन है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का एक एसोसिएशन है। क्यों ये एसोसिएशन बनता है? क्योंकि कोई अगर प्रॉब्लम होता है, एसोसिएशन के किसी भी मेंबर को कोई भी प्रॉब्लम होता है, तब ये एसोसिएशन उनको हेल्प करता है, उनके प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। एक फैमिली विदाउट द फैमिली, और अ फैमिली मोर देन अ फैमिली। तो एक अलग अपने दुनिया, अपने पर्सनल फैमिली से निकल के एक प्रोफेशनल फैमिली बन जाता है आपका ये एसोसिएशंस। लेकिन कहीं पे भी मैनेजर्स का कोई एसोसिएशंस नहीं है, कोई भी किसी भी जगह पे मैनेजर्स का या मैनेजमेंट का कोई एसोसिएशन नहीं है। सो देयरफॉर क्योंकि ये मैनेजमेंट एक मतलब इंटरनल पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का है, काम है, तो इंटरनल पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का जो काम बनता है उसमें प्रोफेशनल एसोसिएशन बन ही नहीं सकता। सो देयरफॉर प्रेजेंस ऑफ प्रोफेशनल एसोसिएशंस आर नॉट प्रेजेंट। However, this is coming, मतलब प्रोफेशनल एसोसिएशन ऑफ मैनेजर्स बनने वाला है, बन रहा है इन डिफरेंट एरियाज ऑफ द कंट्री। प्रोफेशनल एसोसिएशन मैनेजर्स का वो लोग बना रहे हैं इन अ स्मॉल यूनिट ऑफ एरिया। धीरे धीरे वो एक्सपेंड कर रहा है, कब तक बड़ा बनेगा हमको नहीं पता, लेकिन अभी हम ये बोल सकते हैं कि प्रोफेशनल एसोसिएशन मैनेजर्स या मैनेजमेंट का कोई नहीं है, इसीलिए दिस पॉइंट इज ऑल्सो नॉट प्रेजेंट इन मैनेजमेंट। फिर आता है एग्जिस्टेंस ऑफ एथिकल कोड्स। व्हाट इज एथिकल कोड्स? एथिकल कोड्स मतलब बहुत सारे प्री रिक्विजिट रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं प्रोफेशन में जो करने होते हैं। डॉक्टर अगर किसी का ऑपरेशन करेगा तो देयर आर मेनी रूल्स एंड रेगुलेशंस जिसको वो यूज करके किसी का ऑपरेशन करेगा। चार्टेड अकाउंटेंट जब किसी का अकाउंट संभालता है, देयर आर मेनी रूल्स इन अकाउंट्स जो हम 11th और 12th में पढ़ते हैं, उसको छोड़ के बहुत सारे और भी रूल्स हैं जो हायर क्लासेस में आप पढ़ोगे, उनका ध्यान रखना पड़ता है कभी काम करने से पहले। तो एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट होता है। लेकिन यहाँ पे ये पॉइंट भी मैनेजमेंट में नहीं आता। क्यों? क्योंकि मैनेजमेंट तो इंटीग्रल पार्ट है, डायनामिक है, एवर चेंजिंग है, अपने रूल्स हम खुद बनाते हैं। जो मैनेजर काम कर रहा है वो अपना रूल अपने सिचुएशन के हिसाब से अपने आप बनाता है। सो देयरफॉर दिस पॉइंट कैन नॉट बी प्रेजेंट इन मैनेजमेंट। एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट का एग्जिस्टेंस अगर होगा तो मैनेजमेंट बेसिक बन जाएगा, मैनेजमेंट रूल गाइडेड बन जाएगा। और अगर मैनेजमेंट रूल गाइडेड बन जाता है तो मैनेजमेंट सबके लिए इक्वल नहीं हो पाएगा। देयरफॉर मैनेजमेंट अपने हिसाब से अपने आप को मोल्ड कर सकता है डिपेंडिंग अपॉन द ऑर्गेनाइजेशनल गोल, पर्सनल गोल, सोशल गोल एक्सेट्रा। तो ये पॉइंट भी प्रेजेंट नहीं है। लास्ट पॉइंट, सर्विस मोटिव। मैनेजमेंट का कोई मोटिव सर्विस मोटिव नहीं होता। मैनेजमेंट का हमेशा मोटिव होता है ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करना, ऑर्गेनाइजेशन को आगे लेके जाना, प्रॉफिट बनाना, सर्वाइव करना, ग्रो करना। सो देयरफॉर सर्विस मोटिव तो नहीं है, सर्विस मोटिव तो नहीं है। किसी भी प्रोफेशन का सर्विस मोटिव मैनेजमेंट में नहीं है प्रेजेंट। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। हमने अभी डिस्कस किया इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, जिसमें हमने 5 पॉइंट डिस्कस किए। फिर नेचर ऑफ मैनेजमेंट में मैनेजमेंट एज अ साइंस, साइंस के 3 पॉइंट में से कौन से पॉइंट मैनेजमेंट में प्रेजेंट है, प्रेजेंट नहीं है, उसके बारे में डिस्कस किया। मैनेजमेंट एज एन आर्ट, आर्ट में जितने सारे पॉइंट्स है उसमें से कौन से पॉइंट मैनेजमेंट में आते हैं, कौन से नहीं आते, उसके बारे में डिस्कस किया। प्रोफेशंस में जितने सारे पॉइंट है उसमें कौन से पॉइंट मैनेजमेंट में आते हैं और नहीं आते, उसके बारे में डिस्कस किया। आई होप बच्चों आपको समझ में आया। आगे चलते हैं, सेशन को आगे लेके चलते हैं। सेशन में हम आगे लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़ते हैं, कितने लेवल के मैनेजमेंट हैं और किस किस लेवल में क्या क्या काम होता है। एक बार बोर्ड को साफ कर देते हैं, बोर्ड को साफ करने के बाद सेशन को फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। वेलकम बैक स्टूडेंट्स। चलिए आप देखते हैं लेवल ऑफ मैनेजमेंट। लेवल ऑफ मैनेजमेंट के बारे में समझते हैं कि लेवल ऑफ मैनेजमेंट कितने लेवल्स होते हैं, क्या उनका ऑथोरिटी होता है, क्या उनका अकाउंटेबिलिटी होता है और सब लेवल में क्या क्या काम होता है। पहले मैंने आपके लिए पिरामिड बना दिया है, डायग्रामेटिक पिरामिड बना दिया है, जिसमें मैं आपको समझा सकूंगा कितने टाइप ऑफ लेवल्स होते हैं। बच्चों देयर आर 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, सुपरवाइजरी लेवल, जिसको लोअर लेवल भी बोला जा सकता है। टॉप लेवल में कौन कौन आते हैं बच्चों? टॉप लेवल में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आते हैं, जो बोर्ड मेंबर्स होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आते हैं, चेयरमैन आते हैं, जनरल मैनेजर आते हैं, प्रेसिडेंट आते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सीईओ आता है, चीफ फाइनेंसिंग ऑफिसर आते हैं, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर्स आते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सारे के सारे लोग टॉप लेवल में आते हैं। टॉप लेवल मतलब दे आर द हाईएस्ट अकाउंटेबल पर्सन, जो बिजनेस के
मैनेजमेंट के अकाउंटेबिलिटी को देखते हैं, सबसे ज्यादा अकाउंटेबल है, प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, किस लिए नहीं हो रहा है प्रॉफिट, अगर हो रहा है तो क्यों हो रहा है, दे आर द मोस्ट अकाउंटेबल पीपल जो आंसर्स करते हैं। ऑथोरिटी में भी सबसे ऊपर यही होते हैं, क्योंकि इनके यही फ्रेमवर्क्स बनाते हैं, यही रूल्स बनाते हैं, यही रेगुलेशंस बनाते हैं, जिनके बदौलत काम होता है। फिर आता है मिडिल लेवल। मिडिल लेवल में परचेज मैनेजर, सेल्स मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, डिपार्टमेंट के जितने सारे हेड होते हैं, डिवीजन के जितने सारे हेड होते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये मिडिल लेवल मैनेजमेंट में आते हैं। जो पॉलिसीज टॉप लेवल बनाते हैं, उस पॉलिसीज को इंटीग्रेट करना मिडिल लेवल का काम होता है। जितने सारे पॉलिसीज बनाए गए हैं, उन सारे के सारे पॉलिसीज को इंटीग्रेट करना, मोटिवेट करना, काम करने वालों को एक ब्रिज बनना, लोअर लेवल, सुपरवाइजरी लेवल और अपर लेवल के बीच में एक मिडिल लेवल जो होता है वो एक ब्रिज की तरह काम करता है। तो ये ब्रिज की तरह काम करते हैं इंटीग्रेशन ऑफ पॉलिसीज को लेके। फिर आता है लोअर लेवल, जिसको सुपरवाइजरी लेवल भी बोला जाता है, जिसमें सुपरवाइजर्स आते हैं, सेक्शनल ऑफिसर्स आते हैं, क्लर्क्स आते हैं, एग्जीक्यूटिव आते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो सबसे कम अकाउंटेबिलिटी होता है लोअर लेवल का, सबसे ज्यादा अकाउंटेबिलिटी होता है टॉप लेवल का, सबसे ज्यादा ऑथोरिटी होता है टॉप लेवल का, सबसे कम ऑथोरिटी और सबसे कम पावर कंट्रोल होता है लोअर लेवल का। चलिए बच्चों, एक बार देख लेते हैं कि टॉप लेवल मैनेजमेंट क्या काम करता है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट क्या काम करता है, लोअर लेवल मैनेजमेंट क्या काम करता है। पहला काम टॉप लेवल मैनेजमेंट करता है डिटरमाइनिंग ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल बनेगा, वो गोल क्या होगा, वो ऑब्जेक्टिव क्या होगा, ये लोग डिटरमाइन करेंगे। दूसरा पॉइंट, प्लान्स बनाते हैं, कैसे प्लान करें, कैसे ऑब्जेक्टिव को फिलअप करें, कितना आउटपुट होना चाहिए, कहां से रॉ मटेरियल प्रोक्योर करें, सब बड़े डिसीजन, सब बड़े प्लानिंग ये लोग करते हैं। तीसरा पॉइंट, असेंबलिंग रिसोर्सेस। अब जो प्रोडक्शन के लिए रिसोर्सेस चाहिए वो कहां से आएगा, कितने जगह से रिसोर्सेस को अक्वायर करेंगे, कहां से फाइनेंस करेंगे, वो सारे डिसीजंस ये लोग लेते हैं। फिर आता है, मतलब टॉप लेवल लोग लेते हैं। फिर आता है रेस्पॉन्सिबल फॉर वेलफेयर। कंपनी का जो मिडिल लेवल है, लोअर लेवल है, जितने भी लोग हैं, वो तो इन जनरल द ऑर्गेनाइजेशन का वेलफेयर ये लोग देखते हैं। द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वेलफेयर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डिफरेंट पीपल वर्किंग फॉर देम आर देयर ओनली, मतलब टॉप लेवल मैनेजमेंट का। फिर आता है एनवायरमेंट को एनालाइज करना, मार्केट ट्रेंड को एनालाइज करना, बिजनेस एनवायरमेंट को एनालाइज करना, देखना कि मार्केट किस तरफ शिफ्ट कर रहा है, एनवायरमेंट किस तरफ शिफ्ट कर रहा है, समझना और उसी हिसाब से सॉल्यूशंस निकालना। बच्चों फिर आते हैं मिडिल लेवल। मिडिल लेवल मैंने अभी बताया, परचेज मैनेजर, सेल्स मैनेजर एक्सेट्रा। वो लोग क्या काम करते हैं, पहला काम वो करते हैं इंटरप्रिटेशन ऑफ द पॉलिसीज। जो पॉलिसीज ऊपर बनाई गई, जो ऑब्जेक्टिव्स टॉप लेवल मैनेजमेंट बनाते हैं, उनको इंटरप्रीट करते हैं, उनको आगे इंटीग्रेट करते हैं, काम में लगाते हैं, प्रोसीजर शुरू करते हैं, पॉलिसीज को, जो पॉलिसीज ऊपर बनी उन पॉलिसीज को बनाना, मतलब रेगुलेट करना, चलाना, सुपरवाइज करना, इनका काम होता है। ऑर्गेनाइजिंग एक्टिविटीज, जितने सारे एक्टिविटीज जो काम होंगे उन काम को, उन एक्टिविटीज को ऑर्गेनाइज करना। तीसरा, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्टिंग, एम्प्लॉयज को रिक्रूट करना, जिन काम के लिए हमको लोग चाहिए, जिस काम के लिए एम्प्लॉयज चाहिए, कितने एम्प्लॉयज चाहिए, क्या उनका क्राइटेरिया होना चाहिए, वो सब मिडिल लेवल देखते हैं। फिर आता है मोटिवेटिंग। भाई मोटिवेटिंग मतलब जो लोअर लेवल काम करते हैं, उन लोअर लेवल सुपरवाइजरी लेवल को हमेशा मोटिवेट करना, आगे बढ़ने के लिए इंसेंटिव्स देना, ये सब मिडिल लेवल करते हैं। फिर आता है कोऑपरेशन। कोऑपरेशन मतलब मैंने थोड़ी देर पहले बताया, टॉप लेवल मैनेजमेंट और लोअर लेवल मैनेजमेंट के बीच में ब्रिज की तरह काम करते हैं। जो इनका प्रॉब्लम होता है वो टॉप लेवल तक पहुंचाने वाले मिडिल लेवल लोग होते हैं, जो सॉल्यूशंस टॉप लेवल प्रोवाइड करते हैं वो भी लोअर लेवल तक पहुंचाना मिडिल लेवल मैनेजमेंट का काम होता है। तो बेसिकली this level of management is the integral binding part between the top level and the lower level of management. I hope बच्चों आपको समझ में आया। फिर आते हैं सुपरवाइजरी लेवल या फिर लोअर लेवल, जिनका पहला काम है वर्कर के सारे प्रॉब्लम को रिप्रेजेंट करना। अगर वर्कर का कोई प्रॉब्लम हो रहा है, वर्कर क्लास का कोई प्रॉब्लम है, तो वो सारे के सारे प्रॉब्लम्स को मिडिल लेवल के सामने रिप्रेजेंट करना काम होता है लोअर लेवल का। दूसरा मेजर काम करते हैं गुड वर्किंग कंडीशन, अच्छा टॉयलेट, साफ सुथरी जगह, बेटर वेंटिलेशन, ये सब इंश्योर करते हैं लोअर लेवल मैनेजमेंट। तीसरे, लुक आउट फॉर द सेफ्टी ऑफ वर्कर्स, ये इसी का ही इंटीग्रेशनल पार्ट है, एडिशनल पार्ट है। गुड वर्किंग कंडीशन, सेफ वर्किंग कंडीशन देखते हैं, इंश्योर करते हैं लोअर लेवल वाले। फिर आता है मोरल बूस्ट करते हैं, वर्कर्स का मोरल बूस्ट करते हैं, कुछ एक्टिविटीज करते हैं, पिकनिक्स पे लेके जाते हैं, जिससे कि वर्कर्स का मोरल बूस्ट होता है, उनको काम करने का और मेहनत करने का मोटिवेशन मिलता है।
लास्ट पॉइंट, मेंटेनिंग क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स। अब क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, हर प्रोडक्ट मतलब एक स्टैंडर्ड क्वालिटी बना के रखते हैं, उस स्टैंडर्ड क्वालिटी में हमेशा चेक करते हैं कि हमारे जो प्रोडक्ट बन के निकल रहे हैं वो स्टैंडर्ड क्वालिटी में हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, हमारा जो कंपनी का स्टैंडर्ड है वो कंपनी का स्टैंडर्ड मार्केट में कैसा दिखेगा। आई होप बच्चों आपको तीनों लेवल ऑफ मैनेजमेंट के बारे में समझ में आया होगा, और इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जिसमें टॉप लेवल में मैंने बताया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, चेयरमैन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। परचेज मैनेजर में सेल्स मैनेजर, ये मिडिल लेवल के होते हैं, और लोअर लेवल का होता है सुपरवाइजर, सेक्शनल मैनेजर्स एंड सेक्शनल ऑफिसर्स, क्लर्क एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बच्चों आई होप आपको आज का सेशन समझ में आया होगा, जिसमें हमने इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट के बारे में बात की, नेचर ऑफ मैनेजमेंट के बारे में बात की, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट के बारे में बात की। एक और सेशन आएगा इस चैप्टर का, जो लास्ट सेशन होगा पार्ट 3, इसमें हम चैप्टर के और बाकी जो छोटे मोटे चीजें हैं उनको डिस्कस करके चैप्टर को खत्म करेंगे। अगर बच्चों आपको मैं जो पढ़ा रहा हूं उसका पीडीएफ और नोट्स को चाहिए तो आपको एक नंबर मैं देता हूं, ये मेरा नंबर है। अगर आपको जो चैप्टर्स कंप्लीट हो रहे हैं, चाहे वो क्लास 11th हो चाहे वो क्लास 12th हो, अगर आपको कंप्लीटेड चैप्टर्स के पीडीएफ और वर्कशीट्स चाहिए तो प्लीज इस नंबर पे कांटेक्ट करिए, या फिर कॉल करिए, या फिर मैसेज करिए। कॉल में मैं हमेशा अवेलेबल नहीं हो पाता, कभी कभी बिजी रहता हूं, तो व्हाट्सएप कर दीजिएगा। जिस चैप्टर का आपको नोट चाहिए उस चैप्टर का पीडीएफ आपको पहुंच जाएगा आप व्हाट्सएप पे अगर आप मैसेज करते हैं। और हम अपना टेलीग्राम चैनल बहुत जल्दी लॉन्च करने वाले हैं। एक बार टेलीग्राम चैनल लॉन्च हो जाए फिर इस नंबर की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिएगा, जिसमें वर्कशीट्स, क्वेश्चन पेपर्स, पीडीएफ्स, एवरीथिंग विल बी अपलोडेड एवरी डे ऑन अ डेली बेसिस फॉर क्लास 11th एंड क्लास 12th। आई होप बच्चों आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आज का सेशन अच्छा लगा है तो सेशन को लाइक करिएगा, स्वयं लर्निंग पॉइंट को सब्सक्राइब करिएगा, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करिएगा, इस सेशन को शेयर करिएगा, और उनको बताइएगा कि हमारे साथ जुड़े। हम क्लास 11th और क्लास 12 के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को इजीली समझाने का कोशिश करते हैं, एग्जाम्पल्स देने का कोशिश करते हैं, और बहुत सारे क्वेश्चंस कराने का भी कोशिश करेंगे। आगे के वीडियोस में आपसे वापस मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स।